Students, today we are going to discuss about Unit 6, Chapter Life on the Earth. This topic also covered by two videos in last stage. This video is on PDF, self-made PDF by Surendra. तो जो यहाँ पर हमने जो विजुअलाइजेशन कर दिया आपके टॉपिक को, जो गूगल से मैपिंग ऐड करने के बाद जो आपका लेक्चर जो टॉपिक है, जो चैप्टर था आपका लाइफ ऑन द अर्थ, एक विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको काफी सारा जो इजीएस्ट वे में आपको प्रोवाइड कराएंगे ये चैप्टर। और आपके जो क्लास का ग्रुप है, उस क्लास के ग्रुप में आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अपने जब आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनको फॉलो कर लीजिएगा। देखिए विजुअलाइजेशन से आपको एक इजीएस्ट वे देखने को मिलेगा। तो एक ओवरव्यू क्लास है और इससे लास्ट वाली जो क्लासें हैं वो एनसीईआरटी के बेस्ड क्लास थी आपकी, ये पीडीएफ बेस्ड क्लास है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो यूनिट 6 है, चैप्टर 15 है, लाइफ ऑन द अर्थ है। और ड्यू टू दिस पेंडेमिक यू हैव टू स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी विद सुरेंद्रा। In this chapter, we have also discussed about the biosphere. What is biosphere? The biosphere includes all the living components of the earth. It consists of all plants and animals, including all the microorganisms that live on the plant earth and their interaction with the surrounding environment. तो यहाँ पर कीवर्ड्स क्या निकल के आया कि जो अर्थ के ऊपर ऑल लिविंग कंपोनेंट्स हैं और उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है, इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट का, तो उसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। Most of the organism exist on the the lithosphere, the hydrosphere, atmosphere. तो यहाँ पर लिथोस्फीयर लैंड पे जो जो आपका फ्लोरा फोना होता है, और हाइड्रोस्फीयर जो ओशियंस के अंदर होता है, और एटमॉस्फेयर। तो इन जो 3 कीवर्ड्स को इंक्लूड करके क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। Sorry. There are also many organisms that move freely from one realm to the other. The biosphere and its components are very significant elements of the environment. These elements interact with other components of the natural landscape such as land, water, and soils. They are also influenced by the atmospheric elements such as the temperature, rainfall, moisture, and sunlight. तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपके टेम्परेचर पे, रेनफॉल पे, मॉइस्चर पे। तो जब भी आप अर्थ पे लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स में देखते हैं तो डिफरेंट टाइप्स का सनलाइट देखने को मिलता है। मैक्सिमम सनलाइट इक्वेटर पे, लो जो पोल पे देखने को मिलता है। और फिर रेनफॉल, मैक्सिमम रेनफॉल जो ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। तो कहीं पे रेनफॉल जो है स्नोफॉल के फॉर्म में होता है, तो कहीं पे लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो ये लास्ट लेक्चर में जब वाटर्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम टाइप्स ऑफ वाटर देखे थे, सोलर लिक्विड्स। तो उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस करता है जिस लोकेशन पे जैसा क्लाइमेट होगा। फिर जो नेक्स्ट कीवर्ड्स था आपका इकोलॉजी। व्हाट इकोलॉजी? यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी होती क्या है? द एनवायरनमेंट एज यू नो इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक मीन्स जो जिसमें लाइफ नहीं होती, बायोटिक मीन्स जिसमें लाइफ होती है। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को मिलने से एनवायरनमेंट के अंदर तो ये इकोलॉजी कहलाती है। This balance is maintained in a particular portion so that healthy interaction between the biotic and abiotic components goes on. The interaction of a particular group of organism with abiotic factor with a particular habitat resulting in clear defined energy flow and materials cycles on land, water and air are called ecological system. So ecology. What is ecology? The term ecology is derived from Greek language, Greek words okios. Okios means house. Combined with the word logy means the science of the study. So science means of or this study. तो study of house क्या कहलाता है? Ecology कहलाता है. Literally, ecology is the study of earth as a household of plants, human beings. They all live together at interdependent components. A German geologist, Ernest Haeckel, who used the term as okiology in 1869, became the first person to use the term ecology. The study of interaction between life forms, biotic and physical environment, abiotic, is the science of ecology. Hence,
Ecology can be defined as a scientific study of interaction of organism with their physical environment and with each other. तो ये इकोलॉजी जो पॉइंट समझ गए आप। तो बायोटिक्स जैसे ह्यूमन बींग्स होती है, ह्यूमन बींग्स के आसपास जो है काफी सारी बायोटिक लाइफ जो है लाइफ से कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक्स जैसे आपका वाटर हो गया, जो लैंड्स हो गया, सोइल हो गया, तो ये काफी इंपैक्ट डालते हैं। तो इसी को एक इकोलॉजी के। तो इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम? ए हैबिटेट इन द इकोलॉजिकल सेंस is the totality of the physical and chemical factors that constitute the general environment. A system consisting of biotic and abiotic components is known as ecosystem. तो इकोसिस्टम क्या होता है? जो बायोटिक और अबायोटिक का कंपोनेंट्स जो होते हैं इनको मिलने के बाद। तो बायोटिक मींस जैसे आपका ओशियंस हो गया, लैंड हो गया, और जो एबायोटिक है ये, और बायोटिक कौन सा हो गया? बायोटिक हो गया जैसे आपका ट्री फॉरेस्ट है, लाइफ है, एनिमल्स हैं, तो वो होते हैं बायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक का एक कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। तो ये ग्लोब के ऊपर आप देख सकते हैं, आपको बायोटिक और एबायोटिक काफी कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ बायोटिक and abiotic is called ecosystem. All these components in ecosystem are interrelated and interact with each other. Different types of ecosystem exist with varying range of environmental conditions where various plants and animal species have got adapted through evolution. This phenomena is known as ecology adaptation. तो इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या होता है? जैसे आप देखेंगे कहीं पे टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, कहीं पे टेम्परेचर लो होता है, तो वहां की जो लाइफ होती है वो सरवाइव करती है उसी कंडीशन के अंदर। तो जो आप नॉर्थ पोल पे कंट्री देखेंगे जहां पर जो वोल ईयर, ड्यूरिंग वोल ईयर क्या होता है, जो एक कोल्ड सीजन बना रहता है, तो वहां के लोग भी सरवाइव करते हैं। एक इक्वेटोरियल रीजन है जहाँ कभी भी जो है समर, जो विंटर सीजन बनेगा ही नहीं, समर सीजन होता है हमेशा, तो वो भी जो हॉटेस्ट जो बेल्ट है ये, तो वो भी सरवाइव करते हैं। तो जिस एरिया में जो लोग रहते हैं वो धीरे धीरे उसको अडेप्ट कर लेते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, तो उसको अडेप्टेशन बोलते हैं। और जब ये इकोलॉजी बने हुए ग्रुप होता है तो उसकी अडेप्टेशन अपने आप बनी होती है, तो ये इकोलॉजिकल एडेप्शन कहलाता है। जो टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम टू मेजर टाइप्स हैं, जिसमें एक टेरेस्ट्रियल है, एक एक्यूटिक है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है कैन बी फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू बायोम्स। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को बायोम में डिवाइड किया जाता है। तो बायोम जो होते हैं ये प्लांट and animal community that cover a large geographical area. The boundaries of different biomes on the land are determined by mainly by climate. तो जो बायोम्स होते हैं, तो बायोम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसको जो डिफाइन करता है तो वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन जो होती है वो एक बायोम को दूसरे बायोम से एक डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है। इसीलिए उसको बायोम्स, उस इलाके को हम क्या कर देते हैं कि डिफरेंट टाइप्स का बायोम बोल देते हैं। तो एक्यूटिक इकोसिस्टम कैन बी क्लास्ड एज, तो जो एक्यूटिक इकोसिस्टम होता है उसके भी टू टाइप्स बनाए गए हैं, एक है मैरीन, एक है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो मैरीन इकोसिस्टम्स में क्या होता है, जैसे ओशियंस हैं, एस्चुरी है, रिवर्स की जो एस्चुरी होती है, कोरल रीफ है, या फिर जो ये क्या आते हैं आपके मैरीन इकोसिस्टम्स के अंदर। और जो फ्रेश वाटर लेक्स जो है वो जैसे आपका लेक हो गया, या जो पॉन्ड हो गया, या स्ट्रीम्स हो गया, मार्सेज हो गया, बोग्स हो गया। तो मार्सेज और बोग्स वो इलाके होते हैं जहाँ पर मॉइस्चर मैक्सिमम होता है, जैसे दलदला इलाका बोल देते हैं, तो ये उस टाइप्स के इलाके होते हैं। तो ये होते हैं आपके। तो यहाँ पे एग्जांपल एमसीक्यूज क्वेश्चन में एग्जांपल किस तरीके से बनेगा, जैसे लाइक ए मार्सिस दे देगा आपको और वो पूछेगा आपसे कि जो मार्सिस एग्जांपल है वो एक्यूटिक इकोसिस्टम का एक एग्जांपल है, तो वो मैरीन जो इको एक्यूटिक सिस्टम का एग्जांपल है या फ्रेश का एग्जांपल, तो ये डिफाइन करना है। उसके बाद डिस्कस किए थे हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। From a structural point of view, all ecosystem consist of biotic and abiotic factors. तो बायोटिक, जो एबायोटिक फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इंक्लूड जो रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सोइल कंडीशंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटासियम एटसेट्रा इज एबायोटिक फैक्टर्स। तो ऐसे यहाँ पे भी एमसीक्यूज क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है
कि जो सनलाइट्स है तो सनलाइट्स किस फैक्टर का जो एग्जांपल है वो एबायोटिक का फैक्टर जिसमें लाइफ नहीं होती है। फिर आता है बायोटिक फैक्टर्स, includes the producers, the consumers, primary, secondary, tertiary, and the decomposers. The procedure, the producers include all the green plants which manufacture their own food through photosynthesis. तो जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं उसमें प्रोड्यूसर जो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे जितना भी जो ग्रास देखेंगे आप, क्रॉप देखेंगे, वो सारा खाना अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद बना लेते हैं। द प्राइमरी कंज्यूमर इंक्लूड्स हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक डियर, गोट एंड द प्लांट ईटिंग एनिमल्स। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उसको हर्बीवोरस जो या शाकाहारी कह सकते हैं आप। The carnivorous includes all the flesh-eating animals like snakes, tigers, lions. तो जो flesh eating होते हैं उनको हम carnivores या मांसाहारी बोल देते हैं। फिर decomposers, तो decomposers की जब हम बात करते हैं तो decomposers are those that feed on dead organism. For example, scavengers like vultures and crows. तो जो कोई जैसे आपने देखा मरगल सड़ जाता है तो कोई भी जैसे कुत्ता सड़क के ऊपर आपने देखा होगा जब उसके डिफरेंट रोड साइड असॉइड कर देते हैं तो कुछ समय के बाद देखें उसमें के अंदर आप डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है उसके अंदर, और कुछ टाइम के बाद वहां वो देखने को मिलता है मिट्टी में मिल जाता है, तो वो होता है डिकम्पोजर। तो इसी तरीके से जो प्लांट है उनका भी डिकम्पोजिशन चलता रहता है। तो डेड एनिमल्स भी जो अपना सर्वाइव करते हैं उनको डिकम्पोजर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक जो फिगर नोट की थी, एनर्जी प्रोड्यूसर होते हैं जो अपना फोटोसिंथेसिस से खाना खुद बना लेते हैं, उनको जो खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर्स बोलते हैं जो उनको खाते हैं सेकेंडरी, और फिर टर्सरी। और इन जब जो प्रोड्यूसर का भी डिकम्पोजिशन होता है, प्राइमरी कंज्यूमर का भी डिकम्पोजिशन होता है, सेकेंडरी का भी, तो सबका डिकम्पोजिशन होता है कभी ना कभी। ओके, सॉरी। फिर एक फूड चेन होती है, तो फूड चेन डिस्कस किए थे, तो यहाँ से जो फूड चेन, ए प्लांट ईटिंग beetles feeding on a paddy stack is eaten by frog which is in a turn eaten by a snake which is then consumed by hawk, and this sequence of eating and being eaten and result transfer of energy from one level to another level is called the food chain. Transfer of energy that occur during the process of a food chain from one level to another level is known फ्लो ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर आप फूड चेन और फ्लो ऑफ एनर्जी देखेंगे, जैसे सनलाइट से फोटोसिंथेसिस से इसने अपना खाना खुद बनाया, तो लैंड से इसने सॉइल से या मिनरल्स ले लिए, वाटर्स ले लिया, और सन से इसने सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बना लिया। अब उस ग्रास को ग्रास होपर जो होता है उसको खा जाता है, उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, और ग्रास होपर को जो है फ्रॉग मेंढक खा जाता है तो उसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। और जो मेंढक को जो है सांप टर्सरी जो स्नेक खा जाता है तो उसको जो है टर्सरी कंज्यूमर बोलते हैं। और उसके बाद फिर स्नेक को जो है हावक बाज खा जाता है, और उनका भी कभी ना कभी क्या होता है डिकम्पोजिशन होता है, फंगीज जो होते हैं डिकम्पोज कर देते हैं, तो फाइनल कंज्यूमर कौन आया, हावक आया, यहाँ पे जो बाज आया स्नेक को खा जाता है। तो ये एक फूड चेन होती है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, कि जैसे सन से एनर्जी आया तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर एक जो प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद जो बायोम्स थे, तो बायोम्स को डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ बायोम्स देखे थे। तो बायोम्स में जो 5 टाइप्स के बायोम थे उसमें सबसे पहला फॉरेस्ट था, कि भाई जब हम देखते हैं ग्लोब पे कहीं ना कहीं फॉरेस्ट है तो उस फॉरेस्ट के अंदर पाया जाने वाला जो लाइफ है, या जो आपके फॉरेस्ट हो सकते हैं या जो ट्री हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, तो उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो किस तरीके से रहते हैं, कैसे उसका फूड चेन काम करता है, तो ये सारा आता है आपका फॉरेस्ट बायोम्स में। तो अब डिफाइन करेंगे कि इंडिया के या वर्ल्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट ग्रुप मिलेंगे, उस फॉरेस्ट में जो पाया जाने वाला फ्लोरा एंड फौना क्या है उसी को बोलते हैं फॉरेस्ट। फिर डिजर्ट, तो आप देखेंगे कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट टाइप्स में डिजर्ट है, मरुस्थल देखने को मिलेंगे, तो उन मरुस्थल में जैसे आपका डिफरेंट टाइप्स का फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा, तो वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जैसे आप देखते हैं कैमल, ऊंट जो आपका राजस्थान वाले इलाके में पाया जाता है, तो एक डिजर्ट का एग्जाम्पल है, हरियाणा में नहीं पाया जाता। तो ये जो इम्पैक्ट डालता है जो आपके बायोटिक और एबायोटिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, ये इकोसिस्टम्स के थ्रू ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर है ग्रासलैंड, तो कहीं पे जो ग्रासलैंड्स काफी एरिया ग्रासलैंड्स के जो देखने को मिलते हैं, तो उसमें जो पाया जाने वाला फूड चेन है जो किस तरीके का है। फिर एक्यूटिक, जल में रहने वाले, और फिर उसके बाद 5th नंबर का है एल्टीट्यूडनल बायोम्स। तो एल्टीट्यूडनल बायोम्स जो होता है हाइट के अकॉर्डिंग होता है, जैसे आप प्लेन रीजन में जाओ तो माउंटेन रीजन में जाना, जैसे आप हरियाणा में है तो हिमाचल प्रदेश में जाके देखना, तो आप देखते हैं हिली एरिया आ जाता है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और ऊपर जाओगे तो पेड़ पौधों का स्ट्रक्चर, जीव जंतुओं का रहने का स्टैंडर्ड, खान पान का जो
बदलाव है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा, तो उसको एल्टीट्यूडनल बायोम्स बोलेंगे। तो यहाँ पर 5 टाइप्स के बायोम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट को डिस्कस करेंगे, फिर डेजर्ट, फिर ग्रासलैंड, एक्वेटिक और एल्टीट्यूडनल। तो फॉरेस्ट के भी कुछ डिवीजन होंगे, सब डिवीजन होंगे, डिजर्ट्स के भी कुछ सब डिवीजन होंगे, ग्रासलैंड के भी सब डिवीजन होंगे, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कस किए थे फॉरेस्ट बायोम्स। तो फॉरेस्ट बायोम्स जो होते हैं, फॉरेस्ट के में जो ट्रॉपिकल बायोम होते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ग्लोब पे जो ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उसमें रहने वाले जो फॉरेस्ट हैं, तो किस लोकेशन पे होते हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इक्वेटोरियल, एक होते हैं डिसिडियस। तो इक्वेटोरियल जो होंगे ना, तो इक्वेटोरियल्स की जो लोकेशन है वो बिल्कुल इक्वेटर पे है। ओके, जो जैसे A1 शो हो रहा है यहाँ पे, रीजन जो है 10 डिग्री नॉर्थ साउथ, तो 10 डिग्री नॉर्थ में 10 डिग्री साउथ में ये बेल्ट बनेगी, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ। और जो यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन है, वो क्लाइमेट कंडीशन क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर जो है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो सोयल है, यहाँ की सोयल जो है एसिडिक पुअर इन न्यूट्रिएंट्स मिलेगी। और जो फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा यहाँ पर, फ्लोरा एंड फौना मल्टी लेयर्ड कैनोपी टाल एंड लार्ज ट्रीज देखने को मिलेंगे। फिर वहीं पर इसी बेल्ट में जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो डिफरेंट टाइप्स है वो कौन सा है, वो है डिसिडियस। तो डिसिडियस वो होते हैं जो 20 जो 10 डिग्री टू 25, तो 10 डिग्री टू 25 ये वाला, तो 10 टू 25 नॉर्थ में, 10 टू 25 साउथ में, तो इस बेल्ट में जो फॉरेस्ट मिलेंगे तो उसको बोलते हैं डिसिडियस फॉरेस्ट। जो टेम्परेचर कंडीशन क्या होना चाहिए, तो टेम्परेचर 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। रेनफॉल जो होगा एवरेज जो 1000 मिलीमीटर सीजनल रेनफॉल देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो सोयल होगी इस बेल्ट में, जो ग्रीन जो एरिया आपको शो हो रहा है वीडियो थ्रू, तो जो रिच न्यूट्रिएंट्स मिलेगा इसमें। और जो फ्लोरा एंड फौना होगा, लेस डेंस ट्री मिलेंगे यहाँ पर, डेंसिटी लो हो जाएगा, फॉरेस्ट जो है ना काफी डिस्टेंस पे देखने को मिलेंगे। और मीडियम हाइट्स के ट्रीज देखने को मिलेंगे। और इंसेक्ट्स, बैट्स, बर्ड्स, मैमल्स जो कॉमन स्पेसीज देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये तो था फॉरेस्ट के जो ट्रॉपिकल्स ए था, और ट्रॉपिकल्स भी 2 टाइप्स के, इक्वेटोरियल और डिसिडियस। तो यहाँ पर ये फॉरेस्ट बायोम्स देखा, इनमें रहने वाले जो फ्लोरा एंड फौना और क्लाइमेट कंडीशंस। और तो आपसे क्वेश्चन एमसीक्यूज किस टाइप से बनेंगे कि भाई जो इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो किस लोकेशन पे देखने को मिलते हैं, तो 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, या फिर डिसिड्यूस की लोकेशन क्या है, या रीजन कह सकते हैं हम, तो ये रीजन है। तो इसी तरीके से आपके एमसीक्यूज क्रिएट होंगे इस टॉपिक से। फिर जो बायोम्स हैं ये देखेंगे आप, जो बायोम्स हैं ट्रॉपिकल रेनफॉल्स, तो ये साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, तो ये इस लोकेशन पे आपको ये ट्रीज देखने को मिलेंगे जो लगभग 10 टू 25 डिग्री वाली लोकेशन। तो नेक्स्ट जो है फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के को टाइप्स हैं टेम्परेट। तो टेम्परेट जो है ये जो देखने को मिलेंगे, तो टेम्परेट जो है ठंडे इलाके में होंगे। ओके, तो ये जो रीजन है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ ईस्ट एशिया है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है। और इसके जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो टेम्परेचर जो होना चाहिए 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होगा एवरेज। और रेनफॉल जो होगा वो 750 से लेकर 1500 मिलीमीटर रेनफॉल होगा। और वेल डिफाइंड सीजन होगा जिसमें विंटर होंगे यहाँ पर। और जो सोयल है, सोयल बिल्कुल फर्टिल होगी एंड रिच विद डिकेइंग लिटर्स, तो डिकेइंग मैक्सिमम देखने को मिलेगी यहाँ पे। और फ्लोरा एंड फौना जो होगा मॉडरेटली डेंस होंगे, ज्यादा डेंसिटी भी नहीं होगी और कम भी नहीं होगी, मॉडरेटली होंगे। और मतलब ये जो काफी दूर पे दिखाई नहीं देंगे, नजदीक नजदीक यहाँ पर जो है फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसको लो डेंसिटी कह सकते हैं हम, तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। जिनकी जो लीव्स हैं, जो लीफ है, पत्ती हैं, वो काफी ब्रॉड्स होंगी विद लेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। तो लेस डाइवर्सिटी होगी, मतलब एक ही टाइप्स के मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। ओक, बीच, मैपल जो एटसेट्रा यहाँ पे जो ट्री हैं। और जो कॉमन स्पेसीज हैं, स्क्विरल्स हैं, रैबिट हैं, बर्ड्स हैं, ये यहाँ पे फोना है। ओके, तो नेक्स्ट है जो ये जो लोकेशन है, अभी आपने क्या डिस्कस किया था, टेम्परेट। तो टेम्परेट जो है वो इस लोकेशन पे टेम्परेट बायोम्स देखने को मिलते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका यूरोप है, ये आपका एशिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका साउथ अमेरिका। क्लियर है लोकेशन। फिर है फॉरेस्ट बायोम्स में जो बोरियल, तो बोरियल टाइप्स हैं फॉरेस्ट के, जो कहाँ देखने को मिलते हैं, ब्रॉड बेल्ट ऑफ यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ साइबेरिया, अलास्का, कनाडा एंड स्कैंडिनेविया। तो ये लोकेशन है। क्लाइमेट कंडीशन क्या है, शॉर्ट मॉइस्चर मॉडरेटली वार्म होते हैं, समर एंड लॉन्ग कोल्ड ड्राई विंटर्स होते हैं। यहाँ पर ठंडी ज्यादा देखने को मिलेगी, गर्मी कम देखने को मिलेगा। और टेम्परेचर जो होगा वो आपका लो टेम्परेचर होगा। और प्रेसिपिटेशन मोस्टली क्या होगा,
जो प्रेसिपिटेशन वो मोस्टली स्नोफॉल की फॉर्म में होगा, मतलब रेन की फॉर्म में नहीं होगा, स्नोफॉल की फॉर्म में होगा। और वो जो स्नोफॉल होगा वो 400 से 1000 मिलीमीटर मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा। फिर सोइल्स जो होगी, यहाँ पर सोइल एसिडिक होगी लेकिन पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, थीन सोइल कवर होगा। फिर आता है फ्लोरा एंड फौना, एवरग्रीन कोनिफर लाइक पाइन, फर एंड स्प्रूस एटसेट्रा। तो यहाँ पर कोनिफर, जो एवरग्रीन कोनिफर फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और ये फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर मेन। इसके बाद जो आता है आपका कोनिफर फॉरेस्ट का जो लोकेशन है, ये देख सकते हैं आप, ये कनाडा वाला जो लोकेशन आ गया, ये आपका साइबेरिया रशिया के अंदर आ गया। तो ये आते हैं आपके बोरियल फॉरेस्ट। इसके बाद ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड्स टू टाइप्स के होते हैं। ग्रासलैंड टू टाइप्स के कैसे होते हैं, जैसे आप ग्लोब देखते हैं तो ट्रॉपिकल रीजन में जो ग्रासलैंड होते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और जो सब ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, सब ट्रॉपिकल मीन्स इनसे ये वाली बेल्ट में। तो यहाँ पर जो ग्रासलैंड होंगे, इस बेल्ट के अंदर जो ग्रासलैंड मिलेगा नियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जो ग्रासलैंड मिलेंगे उनको बोलेंगे टेम्परेट, और जो इक्वेटोरियल पे होंगे उनको बोलेंगे ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को बोलते हैं सवाना। तो यहाँ पर सवाना देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपके स्टेपी देखने को मिलेंगे। तो टू टाइप्स के ग्रासलैंड्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रॉपिकल सवाना। तो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, लार्ज एरिया ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड इंडिया का ये लार्जेस्ट एरिया को कवर करते हैं। और वार्म हॉट क्लाइमेट्स होता है, रेनफॉल 500 टू 1250 जो 50 मिलीमीटर रेनफॉल होता है। पोर्स जो है थीन लेयर ऑफ ह्यूमस जो यहाँ पर सोइल पाई जाती है। फ्लोरा एंड फौना के जो टाइप्स हैं वो ग्रासेज, ट्रीज एंड लार्जेस्ट श्रब्स एब्सेंट, जो जिराफ, जेब्रा, बुफेलो, ल्यूपार्ड्स, तो यहाँ पर आपके फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलते हैं। फिर जो टेम्परेट है, तो टेम्परेट वाली लोकेशन क्या होती है, ट्रॉपिकल रीजन से टूवर्ड्स पोल जाने पे हम देखते हैं टेम्परेट मिलते हैं, जिनको स्टेपीज भी बोल देते हैं। तो स्टेपी ग्रासलैंड किसका एग्जांपल है, टेम्परेट, मतलब ये ठंडे इलाकों में मिलेंगे। तो ग्लोब पर आप देखेंगे भाई ठंडा इलाका ट्रॉपिकल रीजन में तो है नहीं, टूवर्ड्स पोल जाने पे आपको कोल्ड सीजन देखने को मिलेंगे। तो ये आपके यहाँ इस लोकेशन पे देखने को मिलेंगे। तो पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेंगे। हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स होते हैं। यहाँ पे रेनफॉल 500 टू 900 मिलीमीटर्स रेनफॉल होता है, बरसात बहुत कम होती है। और जो गर्मियां हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, और सर्दियां भी बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। तीन फ्लोक्यूलेटेड सोयल रिच इन बेसिस। तो बेसिस मैक्सिमम जो बेस है वो मैक्सिमम होते हैं इसलिए इसके सोइल्स के अंदर। और जो यहाँ की जो फ्लोरा एंड फौना है वो ओकेजनल ट्रीज होते हैं, ग्रासेज होते हैं, सच एज कॉटनवुड्स, ओक एंड विलोज। ये यहाँ के फ्लोरा एंड फौना के एग्जांपल है। जेब्रा इसकी लोकेशन पे देखने को मिलता है। वैरायटी ऑफ बर्ड्स देखने को मिलते हैं, स्नेक्स, वर्म्स, ये फ्लोरा एंड फौना है ग्रासलैंड्स में। इसके बाद फिर डिस्कस किए थे जो ग्रासलैंड्स वाला रीजन है, तो यहाँ पर जब ग्रासलैंड्स तो ट्रॉपिकल रीजन में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आपको यहाँ जो ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे इस रीजन में, ट्रॉपिकल ग्रास, जैसे यहाँ सवाना देखने को मिलेगा। अफ्रीका में आपके जो ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे जैसे लानोस, कैंपोस, तो ये ग्रासलैंड्स हैं ट्रॉपिकल रीजन में। सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रासलैंड जो देखने को मिलेंगे, जैसे नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी ग्रासलैंड्स हैं, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना में पंपास, और अफ्रीका के साउथ में वेल्ड, और जो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, अफ्रीका में वेल्ड, पंपास, और यहाँ पर प्रेयरी, और यहाँ पर ये स्टेपी। तो इस तरीके से ग्रासलैंड जो टू टाइप्स के होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। क्लियर है पॉइंट। तो नेक्स्ट जो ग्रासलैंड है डिजर्ट। तो डिजर्ट जो मुर्सल होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सब डिवाइड किए गए हैं। जैसे डिजर्ट होते हैं, डिजर्ट वो होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ओके। और ये जैसे एग्जांपल है सहारा, कालाहारी, मुर्सली, रब ए खाली, तो ये एग्जांपल है हॉट डिजर्ट के। और यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम 20 टू 45 डिग्री सेल्सियस होता है। सोइल जो होती है रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं विद लिटिल और नो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं इसमें। और जो फ्लोरा एंड फौना होता है वो स्केंटी वेजिटेशन होती हैं, फ्यू लार्ज मैमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर डिजर्ट जो होते हैं सेमी एरिड डिजर्ट जो होते हैं, मार्जिनल एरिया ऑफ द हॉट डिजर्ट।
तो उसी डिजर्ट्स का कोई मार्जिनल एरिया होता है कहीं ना कहीं, उसी को बोल देते हैं सेमी एरिड फॉरेस्ट। और इसके टेम्परेचर थोड़ा और डाउन आ जाता है 21 to 38। सोइल का फीचर वही रहेगा, फ्लोरा एंड फौना भी वही रहेगा। फिर आते हैं कोस्टल डिजर्ट। कोस्टल डिजर्ट वो होते हैं जो किसी कॉन्टिनेंट के कोस्ट पे आते हैं। तो जब कोस्टल डिजर्ट में, तो आटाकामा एक एग्जांपल है। तो आटाकामा जो एग्जांपल है, टेम्परेचर होता है यहाँ पर 15 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्लोरा एंड फौना सेम मिलेंगे। फिर आता है कोल्ड डिजर्ट। तो कोल्ड डिजर्ट वो होते हैं जो ग्लोब पर ठंडे इलाकों में होते हैं, तो बिल्कुल जैसे अगर हम कोल्ड डिजर्ट की बात करें, तो कोल्ड डिजर्ट आपके ट्रॉपिकल रीजन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो कोल्ड डिजर्ट देखने को मिलेंगे वो अगर आपके वर्ल्ड से देखें तो इस रीजन में ग्लोब पे। ओके तो जिसको टुंड्रा क्लाइमेटिक रीजन बोल देते हैं। और रेनफॉल यहाँ लेस होता है, 500 मिलीमीटर से भी लेस होता है। टेम्परेचर यहाँ 2 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। फ्लोरा एंड फौना लेवल जो होंगे सेम होंगे। ये डिजर्ट्स क्लाइमेट्स, फिर इसके बाद डिजर्ट्स वाला क्लाइमेट्स देखेंगे यहाँ पे। जैसे सहारा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट है, अफ्रीका में आता है। और फिर यहाँ पर देखेंगे आप गोबी। तो गोबी तकला मकान, तो गोबी तकला मकान जो है कहाँ पर पड़ रहे हैं, यहाँ पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो ट्रॉपिकल डिजर्ट है, जो हॉट डिजर्ट है, वो कौन कौन से हैं। तो हॉट डिजर्ट मीन्स क्या होता है, आपने अभी डिस्कस किया था कि जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। ओके, तो ट्रॉपिकल रीजन के बिल्कुल नियर होते हैं, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो इस रीजन के बीच में जो डिजर्ट होंगे तो उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल। तो सहारा किसका एग्जाम्पल है, ट्रॉपिकल का एग्जाम्पल है। और जो ट्रॉपिकल से ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल या जो है कोल्ड। तो यहाँ जो डिजर्ट होंगे कैसे होंगे, कोल्ड डिजर्ट होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपका डिफाइन किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, डिजर्ट माउंटेन्स या जो आपके पोलर आइस, तो इस तरीके से फॉरेस्ट को डिफाइन किया गया है। फिर नेक्स्ट है एक्यूटिक बायोम। तो एक्यूटिक बायोम्स में जो है एक्यूटिक फ्रेश वाटर और मैरीन मैंने बताया था। फ्रेश वाटर वो होते हैं जिसका लेक, स्ट्रीम, रिवर से एग्जाम्पल है। टेम्परेचर जो होता है वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, कूलर एयर टेम्परेचर होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है। वाटर स्विम्स एंड मार्सेज, यहाँ पर सोल देखने को मिलती है, दलदल इलाका बोल देते हैं जिसको। और फ्लोरा एंड फौना जो होते हैं, एल्गल जो है एंड अदर एक्यूटिक एंड मैरीन प्लांट्स कम्युनिटी विद वैरायटी ऑफ वाटर्स ड्वेलिंग एनिमल्स देखने को मिलते हैं फ्लोरा एंड फौना। फिर जो मैरीन एक्यूटिक का जो टाइप्स है, तो मैरीन वो होते हैं जो जैसे आपके ओशियंस हो गए, ओशियंस के अंदर कोरल रीफ्स, लेगून्स, एस्चुरी, ये सारे के सारे क्या नेचुरल तरीके से जो आपके कोस्टल रीजन में बने हुए हैं, तो उसको मैरीन बोल देते हैं। तो यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन लगभग इक्वल है, लेकिन सोइल्स जो है वाटर आइटाइडल स्विम्स एंड मार्सेज होते हैं। तो यहाँ जब टाइड्स आते हैं तो अपने साथ जैसे बीच एरिया में देखते हैं मिट्टी ऐड होती रहती है, तो उस तरह की यहाँ पर सोल देखने को मिलती है। फ्लोरा एंड फौना लगभग सेम है। फिर इसके बाद आता है एल्टीट्यूडनल। तो एल्टीट्यूडनल जो होते हैं इसका कोई सब डिविजन नहीं है, ये आपके माउंटेन के स्लोप पे देखने को मिलते हैं। तो स्लोप डिफाइन करता है स्लोप ऑफ हाइट माउंटेन रेंज लाइक हिमालय, एंडीज, रॉकी, जो ये माउंटेन होते हैं इनके ऊपर किस तरीके का जो स्लोप है उस तरीके से वो डिफाइन करता है कि कैसा वहां पर फ्लोरा एंड फौना होगा। तो यहाँ पर रिगोलिथिक आवर स्लोप्स जो होते हैं मिट्टी पाई जाती है, और जो डिसिडियस एंड टुंड्रा वेजिटेशन से पाई जाती है यहाँ पे। डिसिडियस टाइप्स की और टुंड्रा टाइप्स की वेजिटेशन हाइट बढ़ने पे टुंड्रा मिलेगा, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम स्नोफॉल होता है, और मैक्सिमम स्नोफॉल होगा तो वहाँ पर टुंड्रा फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जो हम एक पिरामिड ऑफ बायोम्स बोल सकते हैं इसको। तो पिरामिड ऑफ बायोम्स की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग टेम्परेचर देख रहे हैं। तो टेम्परेचर जिस लोकेशन पर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ टेम्परेचर मतलब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ मतलब पोलर रीजन। क्लियर है। तो ये पोलर रीजन की बात करेगा, तो ये ट्रॉपिक की बात करेगा। और फिर ये डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ डिक्रीजिंग क्या था, टेम्परेचर इस तरीके से, और ये डिक्रीजिंग टेम्परेचर इस तरीके से। तो यहाँ पर वेट है, यहाँ पर ड्राई सीजन। तो जहाँ ड्राई होता है तो ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब बैरिटिक और आर्कटिक, ये इस तरीके से बनता है। मतलब इसको अगर डिफाइन करके देखें तो ये एग्जाम्पल बना आपका ग्लोब वाला। तो अगर ग्लोब ले लेते हैं तो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से। तो सबसे पहले जो ईस्टर्न पार्ट्स में क्या देखने को मिलेंगे, डिजर्ट देखने को मिलेंगे। सेंट्रल जोन में क्या देखने को मिलेंगे, सवाना फॉरेस्ट मिलेंगे। और वेस्टर्न पे जो क्या देखने को मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये ग्लोब पर मैक्सिमम क्वांटिटी है। फिर क्वांटिटी कम हो जाएगी, और वो कौन सी हो जाएगी, तो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट्स पे आपको फिर डिजर्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन वो कैसे डिजर्ट होंगे, टेम्परेट होंगे। यहाँ कैसे डिजर्ट थे, ट्रॉपिकल। फिर यहाँ पर इसके सेंट्रल जोन में देखने को मिलेगा आपको
जो टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, और फिर वेस्टर्न पार्ट्स में टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही आप पोलर की ओर चले जाएंगे तो पोलर की ओर जाने पे आपको जो फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे वो टैगा फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और उसके ऊपर जाएंगे तो आप फिर टुंड्रा फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये फॉरेस्ट की क्वांटिटी भी कम होती जा रही है, यहाँ क्वांटिटी मैक्सिमम है या क्वांटिटी लो होती जा रही है, तो इसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोम्स बोलते हैं। तो जो आपके एनसीईआरटी वाले टॉपिक में है लेकिन अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर रखा है, तो ये इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे आप लोग। ओके, फिर आता है बायोकेमिकल साइकिल्स जो हम पढ़े थे, जिसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू CO2 जो है रिसाइकिल कर देती है, कैसे जो एनर्जी आती है फिर वो प्रोड्यूसर्स के थ्रू डिकम्पोज होके या रेस्पिरेशन के थ्रू, तो एक बायोकेमिकल साइकिल डिस्कस किए थे। उसके बाद फिर जो है वाटर साइकिल डिस्कस किए थे, क्योंकि वाटर कैसे इवेपोरेट होकर कंडेंस होकर फिर प्रेसिपिटेशन के द्वारा फिर एक वाटर साइकिल जो होता है। फिर उसके बाद कार्बन साइकिल्स को डिस्कस किए थे कि कार्बन किस तरीके से फोटोसिंथेसिस के थ्रू कंज्यूम होता है, फिर रिलीज कर दिया जाता है, ट्रांसपिरेशन होता है डे और नाइट्स के ड्यूरिंग एक जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जो डिस्कस किए थे ऑक्सीजन का जो साइकिल है वो किस तरीके से साइकिल करता है ऑक्सीजन का, और उसके बाद फिर नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस किए थे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के साइकिल्स डिस्कस किए, तो ये आपका टॉपिक था। अभी तक का कोई अगर डाउट्स है तो आप वो डाउट अपने ग्रुप में टीचर से पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक ये जो आपका PDF कंप्लीट हो चुका है, और इस PDF में काफी सारी विजुअलाइजेशन जो पॉइंट्स हैं आपके क्लियर हो चुके हैं। अब जो अपने नोट्स बनाएंगे तो आपके पास अभी मंडे तक का टाइम है, तो आप सभी लोगों की अब तक जो हमारे टॉपिक कवर हो चुके हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करना है, कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपकी जो मेंटेन बुक कर रहे थे अभी तक उसको अभी कंप्लीट करना है। अभी मेंटेनेंस तो चल ही रहा था फेयर नोटबुक का, अभी इसको कंप्लीशन चाहिए। तो कंप्लीशन होने के बाद नेक्स्ट जब सेशन होगा हमारा तो उसमें आपसे लाइव चैट के थ्रू आपकी जो कॉपी है उसको भी चेक किया जाएगा। अगर आपके नॉन में है जो अभी अभी ऑनलाइन सभी क्लास नहीं ले रहे हैं तो उनको भी आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि अभी जो आपकी फेयर नोटबुक्स हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जो आपके ग्रुप्स हैं उसमें हमने ये PDF भेज देंगे, तो वहां से आप हेल्प लेके एक अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद फिर MCQ सेशन चलेंगे। जब तक ये बच्चे अच्छे से कवर नहीं करेंगे तो MCQ सेशन नहीं होंगे फिर आपके, फिर दिक्कत आएगी आप लोगों को। ओके, नाउ टॉपिक इज आवर, तो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी विद सुरेंद्र।